हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के ऊपर। डिटेल में देखेंगे आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है। गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 7 है ये आपका। इससे पहले मैं आपका 6 लेक्चर करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ करवाया है माइक्रोस्कोपी के अंदर, जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, कुछ बेसिक बातें भी बताई थी, जैसे कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, रिजोल्यूशन क्या होता है। तो मैंने उनके आपको फॉर्मूले भी बताए थे। एंड एक लेक्चर मैं आपका जो है सेपरेटली पीवाईक्यूज पे भी ले चुका हूं, जिसमें हमने आपके काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे थे। ठीक है, अगर आप देखना चाहोगे तो देख लेना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपका इस लेक्चर से, जो कि आपका होने वाला है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से। तो आई होप गाइज आपको माइक्रोस्कोपी का मतलब पता हो। माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें हम आपके किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अनविजिबल थिंग्स को देख सके, उनको जो है आपका पहचान सके। ठीक है ना, यानी कि माइक्रोस्कोपी एक प्रकार की टेक्निक्स होती है जिसमें हम आपका माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है गाइज कि आपका माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम आपके जो है अनविजिबल, जो हमको अपनी नेकेड आई से ना चमकते हो, उन ऑब्जेक्टिव को, उन थिंग्स को हम आपकी आइडेंटिफाई कर सके, उनको पहचान सके। जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। आई होप गाइज आपको पता हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका क्या क्या चले आते हैं, लाइक बैक्टीरिया, जो आपके वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ, इसके बाद आपके हेलमिंथेज, फंजाई, एल्गी, ये सारे के सारे आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना। एंड इसके अलावा गाइज हम आपके जो है काफी सारे केमिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको माइक्रोस्कोप का मतलब पता चला होगा। अब इसके बाद आता है गाइज फेज कंट्रास्ट। अब यहाँ पर जो फेज कंट्रास्ट यूज किया गया है, ये जो आपका कंट्रास्ट शब्द यूज किया गया है, ये लाइट के एम्पलीट्यूड को देखते हुए किया गया है, कि जो आपका लाइट के जो एम्पलीट्यूड आता है उसके बीच में यहाँ पर हम कितना कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर आपका कंट्रास्ट शब्द को रखा गया है। अब फेज यहाँ पर जो होता है, फेज से आप समझ सकते हो कि ये फेज यूज किया गया है लाइट की इंटेंसिटी के लिए। ठीक है ना, लाइट की किस प्रकार की इंटेंसिटी है, किस फेज में है वो। ठीक है ना, तो उसलिए आपका जो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यहाँ पर नाम पड़ा हुआ है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि आपका फेज क्या होता है, कंट्रास्ट यहाँ पर आप हमको कहां पर पैदा करना होता है। तो हमको इससे पहले गाइज कुछ लाइट की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, कि आपकी लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी गाइज आप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो। जब कभी भी आपकी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो ऐसा नहीं कि आपकी डायरेक्ट एक ही आपकी जो है सीधी लाइन में बह रही है। कभी भी लाइट आपकी सीधी लाइन में नहीं चलती, वो हमेशा आपकी वेव की फॉर्म में चलेगी। वो कैसी फॉर्म में चलेगी, आपकी वेव की फॉर्म में चलने वाली है गाइस। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पर कहें कि आपकी वन वेव क्या होती है, अब आपकी जो है वन वेवलेंथ क्या होती है, तो यहाँ पर आपको वन वेवलेंथ भी पता होनी चाहिए कि हम वन वेवलेंथ किसको बोलते हैं। तो देखो भाई साहब, यहां से लेकर के आपकी, यहां से लेकर के इसको बोलते हैं पीक। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे गाइस, इसको बोलते हैं हम पीक, इसको बोलते हैं हम वैली। यानी कि आपके नीचे वाली पीक होती है, या तो हम इसको नीचे वाली पीक बोल दें। ठीक है ना, आपका इतना भी चलने वाला है। तो यहां से लेकर के एक पीक ये ऊपर को, एंड एक वैली ये, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो हमारी लेंथ होती है, इसको बोलते हैं वन वेव लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं गाइज वन वेव लेंथ, इसको बोला जाता है। ठीक है ना, और इस वन वेवलेंथ को अगर हमको अल्फाबेटिकली डिनोटेड करना पड़े, तो इसको तब हम बोलेंगे गाइज लैम्डा। यानी कि यहां से लेकर के और आपकी यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक वेवलेंथ है। अगर इस वेवलेंथ को हमें हाफ करना हो, इस वेवलेंथ को हमें आधा करना हो, यानी कि यहां तक अगर हमको करना हो गाइज, तो इसको हम बोल सकते हैं लैम्डा बाई 2। इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा बाई 2 बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपकी अगर इस वन पीक को, ये आपकी मैंने आपको पहले ही बताया गाइज, ये क्या है, आपकी ये पीक है। ठीक है ना, और ये जितनी आपकी लेंथ होती है, इस लेंथ को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस लेंथ को गाइज क्या बोला जाता है, आपका एम्पलीट्यूड बोला जाता है।
अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो, इस पीक के भी हम दो पार्ट बना रहे हैं, यानी कि इसको भी हाफ करना है। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी इस लैम्डा के कंपेयर में, ये हो जाएगी आपकी लैम्डा बाई 4, ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी 25%। आई बात समझ में, कितनी होने वाली है 25%। तो अब आपको ये बात पता चल गई कि आपकी जो लाइट होती है वो हमेशा आपकी वेव की फॉर्म में ही आगे बढ़ती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है ना। आई होप इतनी बात आपको पता चली हो। अब यहाँ पर देखो कुछ और चीज जानने की कोशिश करो। क्या होता है, मान लो आपने दो वेवलेंथ ली, दोनों को जो है एक साथ आपने स्टार्ट किया। यहाँ पर देखो ये जो आपकी वेवलेंथ है ये आपकी एक सी वेवलेंथ है, यानी कि इनकी जो कंडीशन होने वाली है एक ही कंडीशन होने वाली है। अगर यहाँ पर पीक इस जगह पर आ रहा है तो आपको जो दूसरा इसका पीक मिलेगा वो भी आपको यहीं पर मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको जो है पीक यहीं पर मिलने वाला है, इनका एम्पलीट्यूड भी आपका सेम है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो गाइस जब हम इन दोनों को आपका आपस में ऐड करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको एक बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट जनरेट होगी। यानी कि यहाँ पर जैसे ही आपने दो दो वेवलेंथ को एक साथ किया जो कि एक ही फेज में थी। अब देखो यहाँ पर मैंने जो दिखाया ना आपको, ये भी यहाँ पर पीक आपको यहाँ पर मिल रही है, ये पीक आपको यहाँ पर मिल रही है। इसको बोलते हैं गाइस हम फेज, यानी कि वन फेज। ये आपकी वन फेज, ये आपकी यहाँ तक वन फेज, ये आपकी फिर सेकंड फेज स्टार्ट, ये फिर आपकी थर्ड फेज स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज ये होती है आपकी फेज। तो यहाँ पर जो फेज है वो सिमिलर है, ठीक है ना, फेज यहाँ पर सिमिलर है। और इन सिमिलर फेज की जो वेवलेंथ है उनको जब जोड़ा गया तो यहाँ पर आपको एक ही हाई इंटेंसिटी की लाइट जो है प्रोवाइड होने वाली है। यानी कि ये आपकी जो है एक साथ जुड़ करके यहाँ पर आपको हाई इंटेंसिटी प्रोवाइड कराएंगी और आपकी एक ही वेवलेंथ बन जाएगी। इस प्रकार की वेवलेंथ को गाइज हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका बोला जाता है, जो कि हम लाइट फेज माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। लाइट फेज माइक्रोस्कोप का मतलब है जो हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप पढ़ा था उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी बात देखो भाई साहब, यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ नजर आ रहा होगा। दूसरा मैनर देखो कि जब हम आपकी दो वेवलेंथ यहाँ पर भी ली, एक वेवलेंथ का फेज तो आपको ऊपर की साइड में चमक रहा होगा, इसका फेज ऊपर की साइड में है। एंड गाइस दूसरी वेवलेंथ का फेज जो है ये आपको नीचे की साइड में चमक रहा होगा। यानी कि यहाँ पर जो फेज है, फेज में आपके कंट्रास्ट आ गया, फेज में आपके जो है वो डिफरेंस आ गया है, ठीक है ना। आई बात समझ में, इसलिए हमने बोला फेज कंट्रास्ट, यहाँ पर हमने फेज में कंट्रास्ट कर दिया, फेज में जो है डिफरेंस पैदा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऊपर की साइड में जा रही है गाइज, एंड यहाँ पर ये आपका जो है नीचे की साइड में जा रही है। तो जब हम इन दोनों को आपका ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये आपकी जो है वन वैली, इसको क्या बोलेंगे, इसको वैली कहेंगे, इसको पीक बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो फेज होती है एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर देती है, फेज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है ना। यहाँ पर फेज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती है, मतलब वेव एम्पलीट्यूड कैंसल टू गिव जीरो एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा और आपको एक सीधी रेखा इस प्रकार से मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार की आपकी जब वेवलेंथ को जोड़ा जाता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है गाइज। एंड इसी का यूज करते हैं हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, यानी कि यहाँ पर हमने फेज के बीच में कंट्रास्ट पैदा किया है। यही फिनोमिना है, यही प्रिंसिपल है जो कि आपके आगे समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम उसको समय समय के साथ पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर पीछे लौटता हूँ एंड गाइड मैं आपको अब बताता हूँ थोड़ा सा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है, एक्चुअल में यहाँ पर जो है हम नेचुरल टाइप से जो भी आपकी सेल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको हम विदाउट स्टेनिंग करके देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनकी जो नेचुरल फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म में ही हम देख सकते हैं। वे जो सेल्स होती हैं, वे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके वे ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। हालांकि अगर वे ट्रांसपेरेंट है तो अगर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। अगर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से हम देखेंगे तो गाइज हमको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। अगर स्टेनिंग करेंगे यानी कि हम किसी भी सेल को फिक्स कर रहे हैं, एंड जो आपकी स्टेन है, जो आपके हम स्टेन यूज कर रहे हैं, डाई यूज कर रहे हैं,
उन स्टेज से क्या होगा कि आपके बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन ये टेक्निक ऐसी है जिसको हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। यहाँ पर हम जो है लाइट के बीच में कंट्रास्ट पैदा करते हैं, जिससे हम क्या काम करेंगे कि जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी आपकी सेल है, सेल आपको जो है नेचुरल फॉर्म में विजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर ट्रांसपेरेंट भी है तो वो आपको आपको क्या नजर आने वाली है, आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल आता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझो गाइस। देखो भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है। मान लो यहाँ पर कोई आपकी लाइट रखी हुई है, लाइट को जब हम एक मीडियम से, मान लो ये आपका एयर था एंड ये आपका वाटर हो गया, ठीक है ना, ये आपका वाटर हो गया, तो लाइट को जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हैं तो गाइस वो अपने जो पाथ होता है, जो उसका ओरिजिनल पाथ होता है, यहाँ से डेविएट होकर के लाइट अब आपकी इस प्रकार से बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। लाइट अब इस प्रकार से बैंड हो जाएगी। इस बैंडिंग प्रॉपर्टी को ही हम लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्शन आपका अलग होता है, रिफ्लेक्शन आपका अलग होता है। हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, ट्रांसमिशन क्या होता है, इनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं गाइस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हम आपका भर भर के यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो गाइज आपको ये सारी बातें पता चली होगी। चलिए आइए इसमें आपको मैं जो हूँ इसका कुछ पहले इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद ही गाइज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले आप इसके एग्जाम्पल सुनो कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो ऑब्जर्विंग लिविंग सेल इन नेचुरल फॉर्म, यानी कि हम किसी भी आपकी जो है जो सेल होती है जो कि नेचर में एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट टाइप की है, ठीक है ना। किस प्रकार से है, ट्रांसपेरेंसी शो करती है, उनको हम उनकी नेचुरल फॉर्म में देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्विंग सेल डिवीजन, यानी कि हम किसी के अंदर, जैसे कि सेल के बीच में क्या होता है आपका, सेल बाइनरी फ्यूजन करती है प्रोकैरियोटिक्स में, जबकि हमारे अंदर मियोसिस या माइटोसिस होता है। तो आपका हम उनको भी मतलब उनको भी देख सकते हैं इस फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की सहायता से। यूज इन माइक्रोबायोलॉजी टू ऑब्जर्व प्रोटोजोन्स, डायटम्स, प्लैंकटन, साइटोसिस्टिस, आपका हेलमिंथेज एंड लार्वा, ठीक है ना। लार्वा को भी स्टडी करने के लिए हम आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसके बाद देखो, यूज टू स्टडी सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड सेलुलर प्रोसेस, यानी कि हम यहाँ पर आपके इंट्रा सेलुलर, याद रखने नाम, यहाँ पर आपके इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यूजेस टू स्टडी इन थिन टिश्यू स्लाइड्स, आपका जो थिन टिश्यू स्लाइड्स होता है उनके लिए भी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके गिलास के फ्रेगमेंट होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, उसकी भी स्टडी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब इसके करते हैं कुछ प्रिंसिपल की बात। आपको मैं प्रिंसिपल वैसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रिंसिपल समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो भाई साहब, जो आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होता है, जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, ये एक प्रकार का आपका कैसा है, लाइट माइक्रोस्कोप है। यानी कि यहाँ पर जो आपका इल्यूमिनेटर है वो सोर्स क्या है, लाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लाइट का यूज करते हो जो कि बॉटम साइड में होती है, यानी कि माइक्रोस्कोप के सबसे नीचे होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये लाइट आपकी जो है निकलेगी, लाइट की जो रे है, लाइट की जो रे निकलेगी वो आपकी रोक ली जाती है एक एन्युलर डायफ्राम की सहायता से, या फिर इसको हम कंडेंसर एन्युलर डायफ्राम भी बोलते हैं। एक्चुअल में कौन सी रे रोकी जाती है, किस प्रकार से आपके आगे भेजेगा, तो आपको ये कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको ये कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है गाइस, जैसे कि मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ये आपकी एक रिंग होती है जो कि लाइट को आपकी जो है केवल और केवल कुछ ही मात्रा में जाने देती है। यानी कि आपकी लाइट जो है वो लाइट कहाँ को ही निकल सकती है, आपकी यहीं पर जो है निकल सकती है। बाकी यहाँ पर जो आपको डार्क कलर दिख रहा है, ये आपकी जो है लाइट रोक ली जाती है, यहाँ से आपकी लाइट जो है रोक ली जाती है। तो ये काम होता है आपका एन्युलर डायफ्राम की वजह से। गाइज ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो इतना आपसे नहीं पूछा जाता, बट आपको ये याद रखना है कि आपको जो एन्युलर डायफ्राम है ये लाइट को रोक लेता है, जो कि आपने जो है बीच में से ही आपकी जो है लाइट को जो है वो जाने देता है। जो ये लाइट है, लाइट आपकी कंडेंसर पे पड़ेगी। अब आपकी लाइट जो निकली है
वो कहाँ पर पड़ रही है, वो आपके कंडेंसर पे पड़ रही है गाइज। एंड ये कंडेंसर क्या होता है, ये लाइट को कंडेंस कर देता है, जैसे कि इसका नाम है कंडेंसर। तो ये लाइट को आपका कंडेंस कर देता है स्पेसिमेन पे, यानी कि लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है स्पेसिमेन से। मान लो यहाँ पर कोई आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम करके बना रहा हूँ। मान लो ये आपकी स्लाइड है एंड यहाँ पर गाइज आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा आप एक ऑर्गेनिज्म समझ सकते हो। लाइक मैं इसको मान करके चल रहा हूँ कि एक आपका बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये आपका एक बैक्टीरिया है, एक ही बैक्टीरिया लेकर के चल रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है, ठीक है ना। या फिर बैक्टीरिया नहीं, मैं इसको आपका यूकैरियोटिक सेल लेकर के चल रहा हूँ, आपकी समझ में और भी बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है ना। मान लो ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ पर जैसे ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। बाकी इसके साथ साथ आपके और भी काफी सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और भी आपके ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो देखो भाई साहब, कंडेंसर ने जैसे ही लाइट यहाँ पर डाली, जैसे ही लाइट ये आपकी आएगी इस सेल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपकी, मान लो ये लाइट इस प्रकार से आपकी ट्रैवल कर रही थी आपकी वेवलेंथ के फॉर्म में, ठीक है ना, वेवलेंथ के फॉर्म में आपकी जो है ट्रैवल कर रही थी। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस से आपकी जो वेवलेंथ होगी जब वो टकराएगी, तो ये वेवलेंथ आपकी जो है कैसी पड़ने वाली है, धीमी पड़ने वाली है। यानी कि पहले जो है बहुत तेजी से वेवलेंथ आती थी, लेकिन जैसे ही आपके न्यूक्लियस पे पड़ेगी तो ये वेवलेंथ आपकी जो है कैसी हो जाएगी गाइज, ये वेवलेंथ आपकी जो है वेरी वेरी लो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। जबकि जो अदर है, जो आपके अदर है, अदर जैसे कि आपका साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया, तो यहाँ को जो आपकी वेवलेंथ निकलेगी, देखो मैं इसको दूसरे ही आपको पेज पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। मान लो ये कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ये गाइज आपका न्यूक्लियस रखा हुआ है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस रखा हुआ है। तो अब आपकी एक वेवलेंथ है वो इस प्रकार से आती है, और इस विदाउट इसको टच किए हुए वो निकल गई इस प्रकार से, ठीक है ना। उसने जो भी आपकी वेवलेंथ आती है उसने बिल्कुल भी टच नहीं किया। अब दूसरी बात, एक दूसरी वेवलेंथ आती जो कि आपकी इस प्रकार से आती, लेकिन वो न्यूक्लियस से टकराई। न्यूक्लियस से टकराने के बाद गाइज ये वेवलेंथ में जो है आपकी कमी, मतलब आपकी जो है थोड़ी धीमी हो जाएगी, मंद हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। ये लाइट आपकी जो है, लाइट की जो वेवलेंथ है गाइज, ये आपकी जो है धीमी पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लाइट का रिटार्डनेस, यानी कि लाइट जो है रिटार्ड हो चुकी है। अब गाइज इसके बाद जो दूसरी लाइट है वो आपके अदर ऑर्गेनल पे पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी पाए जाते हैं, तो ये लाइट भी आपकी थोड़ी सी रिटार्ड हो जाती है, ये भी आपकी थोड़ी रिटार्ड हो जाती है, यानी कि आपकी मंद हो जाती है। लेकिन ऐसी वेवलेंथ जो कि आपकी सेल पे पड़ ही नहीं रही, सेल के बीच में को निकलती हुई जा रही है, उसकी जो स्पीड होगी वो अभी भी हाई होने वाली है, यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो अभी भी हाई होने वाली है। तो गाइज यहाँ पर अब आपको दो प्रकार की लाइट चमकेगी, ठीक है ना, दो प्रकार की लाइट स्पेसिमेन। जब आप जाओगे स्पेसिमेन से आगे तो आपको दो प्रकार की लाइट चमकेगी। एक लाइट वो जो कि आपकी स्पेसिमेन के ऊपर पड़ी है, स्पेसिमेन के न्यूक्लियस पे पड़ी है, ठीक है ना। तो जो आपके स्पेसिमेन पर लाइट पड़ी है वो गाइज रिटार्ड हो जाएगी, जो आपको डॉटेड लाइन से यहाँ पर चमक रही है, ठीक है ना, वो आपकी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। जबकि वो आपकी लाइट जो कि आपकी स्पेसिमेन पे नहीं पड़ी, वो अभी भी उसी फॉर्म में आपकी जो है फास्ट, यानी कि फॉर्म में आपकी जो है ट्रेवल करेगी जिस फॉर्म से वो आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो इंटेंसिटी, जो यहाँ पर हमने फेज मैंने आपको बताया था ना गाइस, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फेज बताया था, तो यहाँ पर अब आपके जो है फेज में थोड़ा सा चेंज होने वाला है। देखो भाई साहब, अब एक लाइट थी वो आपकी डायरेक्ट आपकी जो है विदाउट विदाउट सेल से होते हुए पास हो गई, लेकिन दूसरी जो लाइट है वो लाइट भाई साहब जैसे ही आपका सेल्स आया, जैसे ही आपका सेल्स आया बीच में, तो उससे टकराई, जिससे उसकी जो है जो उसकी इंटेंसिटी थी वो धीमी पड़ गई, वो थोड़ी मंद पड़ गई, रिटार्ड हो गई। तो यहाँ पर उसकी फेज चेंज हो जाएगी, उसकी फेज आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, वो फेज आपकी चेंज हो रही है। यानी कि अब यहाँ पर आपको लाइट किस प्रकार से चमकेगी गाइज, तो आपको जो है लाइट जो है यहाँ पर, देखो भाई साहब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। मान लो यहाँ पर लाइट ये इस प्रकार से जा रही थी, जो इनसे आपकी जो है नहीं टकराई स्पेसिमेन से, लेकिन जो लाइट आपकी स्पेसिमेन से टकराई, अब उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी एंड वो आपको कुछ इस प्रकार से और भी ज्यादा धीमी हो जाएगी। पहले पीक आपकी यहाँ पर आ रही थी गाइज, लेकिन अब पीक आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीक में भी डिफरेंस नजर आ रहा होगा।
आ रहा है डिफरेंस नजर, बहुत सही। अब ये जो है, ये जो लाइट है ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहुंचेगी, ठीक है ना। कहां पर पहुंच रही है, आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहुंचेगी गाइज। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहुंचने के बाद यहाँ पर फर्दर एक आपके लिए एक फेज प्लेट लगी हुई होती है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद एक फेज प्लेट लगी हुई होती है। ये फेज प्लेट क्या काम करती है कि वो लाइट जो कि आपकी किसी भी सेल से नहीं टकराई, वैसी लाइट जो कि किसी भी सेल से नहीं टकराई, उसको 1/4, ठीक है ना, 1/4 आपका जो है इंक्रीज कर देगी, बहुत तेज कर देगी। लेकिन वो लाइट जो कि आपका स्पेसिमेन से टकराई है, उसको 1/4 आपका जो है स्लो कर देगी। यानी कि जो लाइट पहले से मंद थी, पहले से रिटार्ड थी, उसको अब और रिटार्ड कर दिया गया है। एंड जो पहले से आपकी तेज लाइट जा रही थी, लाइट की इंटेंसिटी तेज थी, उसको अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर अब ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा गाइज, वो चीज देखने की कोशिश करो, ठीक है ना, वो चीज यहाँ पर देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो, मान लो आपकी कोई भी ये लाइट जा रही थी, ठीक है ना, आपकी ये लाइट जाती, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आपका यहाँ पर बीच में हमने बैक्टीरिया या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को रखा, बैक्टीरिया या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को हमने रखा, तो यहाँ पर जो लाइट की फेज है, यहाँ पर देखो लाइट की फेज यहाँ पर पहुंची, चूंकि इससे कोई भी आपके जो है बैक्टीरिया या फिर सेल्स नहीं टकराई थी। लेकिन जहां आपका जो है बैक्टीरिया टकराया है, आपको जो लाइट की पीक है उसमें डिफ्रेंशिएट नजर आ रहा होगा, ठीक ना, उसमें डिफ्रेंशिएट नजर आ रहा होगा। इस डिफरेंशिएट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है इस फेज प्लेट से। इसको बोलते हैं गाइज आपका फेज प्लेट। अब ये फेज प्लेट क्या काम करेगी, जो लाइट आपकी पहले से ही नहीं टकराई थी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर सेल से, उसको 1/4 आपका इंक्रीज कर देगी, 1/4 और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। एंड जो लाइट आपकी पहले से रिटार्ड थी, जो लाइट आपकी पहले से ही रिटार्ड थी, इसको आपका 1/4 आपका और भी ज्यादा मंद कर देगी, ठीक है ना, यानी कि उसको और भी ज्यादा आपका धीमे कर देगी। और जब हम इन दोनों का आपका जो है अंतर डिफरेंशिएट निकालेंगे, तो इन दोनों का अंतर गाइज आपका λ/2 आने वाला है, ठीक है ना। कितना आएगा, λ/2 आने वाला है, क्योंकि 25% ये, 25% आपका ये हो जाएगा, 25% आपका ये हो रहा है, दोनों को मिलाकर के 50% का 50%, मतलब आपको इसको लिख सकते हैं 1/2। यानी कि यहाँ पर जो आपको टोटल डिफरेंस नजर आएगा, जो टोटल फेज कंट्रास्ट नजर आने वाला है गाइज, वो आने वाला है 1/2, ठीक है ना। वो कितना नजर आने वाला है गाइज, 1/2 नजर आने वाला है। एंड यही फिनोमिना होता है जिसके कारण हमको जो है, हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में किसी भी चीज को, यानी कि किसी भी ट्रांसपेरेंट सेल को बहुत ही ज्यादा आसानी से देख सकते हैं। अगर हम इसी चीज को अपनी नेकेड आई से देखने की कोशिश करें, या फिर जो आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने की कोशिश करें, तो हमको नहीं दिखेगा, हमको इतना अच्छा नहीं दिखने वाला। लेकिन वहीं पर जैसे ही हमने फेज प्लेट लगा करके फेज कंट्रास्ट किया, यानी कि आपका जो है, जो फेज पहले चल रही थी, जो वेवलेंथ चल रही थी, उसमें 1/2, यहाँ पर टोटल पूछा जाता है, 1/2 का जो है डिफरेंशिएट पैदा करा, जिसकी वजह से हमको जो है चीजें अब बहुत ही आसानी से चमक रही है। यानी कि आप अपने जो है, जो आपका आई पीसेस लेंस होता है, वहां पर आप अपनी इमेज को देख सकते हो, इमेज प्लेन पे, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये था गाइस इसका प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को अब आप भी पढ़ सकते हो एंड समझ सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से। देखो, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप होता है, दैट कन्वर्ट स्मॉल फेज, यहाँ पर आपका स्मॉल फेज कन्वर्ट की जाती है, यानी कि शिफ्ट की जाती है, फेज शिफ्ट इन लाइट इनटू डिफरेंस इन लाइट इंटेंसिटी, यानी कि जो लाइट की पहले इंटेंसिटी चल रही थी, अब उसमें जो आपका फेज शिफ्ट किया जाता है, यानी कि कंट्रास्ट पैदा किया जाता है। एंड मोर कंट्रास्ट इन इमेज दैट कैन बी इजिली डिटेक्टेबल बाय ह्यूमन आई, और जितना आपका जो है कंट्रास्ट पैदा होगा, जितना आपका चीजों के बीच में कंट्रास्ट पैदा होगा, उतनी आसानी से आप जो है, और अपने जो आई पीसेस लेंस है उसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। व्हेन लाइट पास थ्रू ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन ए स्मॉल फेज शिफ्ट अकर, एक बहुत छोटा सा स्मॉल फेज होता है आपका, यानी कि एक स्मॉल फेज ही शिफ्ट होता है, जिसको बाद में और ज्यादा कंट्रास्ट किया जाता है फेज प्लेट की सहायता से, ठीक है ना।
फेज प्लेट की सहायता से, यानी कि फेज शिफ्ट अकर विच कांट बी डिटेक्टेड बाय अवर आई। यानी कि देखो भाई साहब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अब जैसे कि हमने ये पढ़ा, ये चीज पढ़ा, अगर हम विदाउट ये जो अगर फेज प्लेट ना लगाए, ये अगर हम फेज प्लेट ना लगाए तो हम इसको अभी भी नहीं देख सकते, अभी भी हम आपके जो है डायग्राम को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो फेज कंट्रास्ट आपको मिला ना, बहुत कम फेज कंट्रास्ट मिला है। तो इस कंट्रास्ट को बढ़ाया जाता है फेज प्लेट लगा करके, ठीक है ना, फेज प्लेट लगा करके आपका बढ़ाया जाता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर यूजिंग फेज प्लेट दीज स्मॉल फेज शिफ्ट आर कन्वर्ट टू चेंज इन द एम्पलीट्यूड लाइट। अब आपके एम्पलीट्यूड लाइट मैंने आपको बताया, जो एक पीक है वो आपकी 1 एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, जो वैली है वो दूसरी आपकी एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको उसके अंदर जो आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में यहाँ पर डिफरेंस पैदा करेंगे, कंट्रास्ट पैदा करेंगे। दिस चेंज इन एम्पलीट्यूड कैन बी ऑब्जर्व एज ए डिफरेंस इन इमेज कंट्रास्ट। यानी कि हमने जो है इमेज के अंदर अब कंट्रास्ट पैदा किया एंड बड़े ही इजीली से हम जो है आपकी इमेज को देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इट कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्विंग लाइट सेल इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट स्टेनिंग। यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार की स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन एंड सब सेलुलर ऑर्गेनल कैन बी क्लियरली व्यूड विथ बेटर कंट्रास्ट, और इनको हम जो है बेटर कंट्रास्ट की सहायता से देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर गाइज हमने ओवरऑल क्या किया है, जो फेज कंट्रास्ट था, जो आपका लाइट एम्पलीट्यूड था, लाइट एम्पलीट्यूड में आपका कंट्रास्ट पैदा किया है, जो आपकी स्पेसिमेन से लाइट टकराई थी वहां पर, एंड जो आपकी डायरेक्ट लाइट जा रही थी उसके अंदर, ठीक है ना, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो भाई साहब, जो आपकी लाइट स्पेसिमेन से टकरा रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, जो कि आपकी सीधी निकल रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है refractive index of different parts of specimen, a small phase shift in light rays occur when the light phase through the specimens। अब यहाँ पर अब आपका जो स्पेसिमेन है, यानी कि कोई सी अगर आपकी सेल है उसके अंदर भी आपका जो है ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी लाइट टकरा रही है थोड़ा बहुत माइनर अमाउंट में आपको फेज कंट्रास्ट वहां पर भी नजर आ रहा है, जिसकी सहायता से गाइज हम जो सेल के इंटरनल वाला पार्ट है, जो सेल का इंटरनल वाला पार्ट है, लाइक आपके न्यूक्लियस, ठीक है ना, लाइक आपके न्यूक्लियस, यहाँ पर ये सेल देखो, यहाँ पर गाइज आपको न्यूक्लियस भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। मान लो ये आपकी पूरी की पूरी सेल है एंड ये बीच में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियस नजर आ रहा है गाइज। तो यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की सहायता से, ठीक है ना। इसके अलावा गाइस यहाँ पर और अच्छे से प्रिंसिपल लिखा हुआ है, वही प्रिंसिपल है जो कि मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं दोबारा से इस प्रिंसिपल को आपके लिए बता देता हूँ गाइस, आपकी समझ में और भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। आपका स्टार्टिंग में क्या हुआ, सबसे पहले एक लाइट सोर्स रखा हुआ था, उसको आपका एनुलर डायफ्राम से गुजारा गया, जहां पर आपकी सेलेक्टिव लाइट जो सेलेक्टिव लाइट है वो आपकी कंडेंसर पे पड़ी। इस कंडेंसर ने जो लाइट है, लाइट को कंडेंस कर दिया, स्पेसिमेन पे पहुंचाया। जो लाइट स्पेसिमेन पे पहुंच रही थी वो लाइट आपकी रिटार्ड हो गई, यानी कि मंद हो गई। जो लाइट आपकी स्पेसिमेन पे नहीं जाती वो आपकी डायरेक्ट ही निकल गई, ठीक है ना, वो डायरेक्ट ही निकल गई। ये लाइट जाकर के पहुंची ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव पे जाने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पे जैसे ही पहुंची, इसके बाद एक फेज प्लेट लगाई जाती है, जो कि आपका जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो आपकी लाइट का एम्पलीट्यूड है, उसमें आपका कंट्रास्ट पैदा कर देता है, उसमें डिफरेंशिएट पैदा कर देता है। जो लाइट आपकी स्पेसिमेन से नहीं टकराई थी उसको 1/4 इंक्रीज कर देता है। जो आपकी पहले से ही रिटार्डेड थी उसको 1/4 ये आपका डिक्रीज, यानी कि और ज्यादा आपका रिटार्डेड कर देता है। अगर ओवरऑल डिफरेंस देखें तो ये ओवरऑल आपका जो डिफरेंस होगा 1/2 आने वाला है, इसको हम λ/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आपको इमेज प्लेन पे फर्दर इमेज मिलेगी वो आपको हाईली कंट्रास्ट मैनर में मिलेगी, जिससे आपको जो है जो लाइट की जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आप आसानी से अलग फॉर्म में देख सकते हो, एंड जो आपका ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को आप जो है अलग फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? बस यही था आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। मैंने इसका आपका प्रिंसिपल भी समझाया, ठीक है ना। बाकी इसमें यहाँ पर देखो कंडेंसर लेंस किस प्रकार से लगा हुआ होता
होता है, जो आपका कंडेंसर एनुलर डायफ्राम होता है वो किस चीज का मिलकर के बना हुआ होता है, फेज प्लेट किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है, लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको यूजेज भी इसके बता दिए हैं। आई होप गाइज आपके समझ में आया होगा। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।